नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, जैसे कि हम बता चुके हैं कि हम एक सीरीज़ लिख रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड की, और इस सिविल प्रोसीजर कोड की जो पार्ट 1 का हमने एक वीडियो बना चुके हैं। अब ये पार्ट 2 का जो वीडियो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि एक प्रीलिमिनरी मैटर्स है जो कि ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है। और सिविल प्रोसीजर कोड का पार्ट 1 का वीडियो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको आप ज़रूर देखिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट पे जाइए तो वहाँ पर आपको आसानी से लोकेट हो जाएगा। इस चैनल पे हैं तो ये देखिए, ये बताता है जो भी सिविल मैटर होता है, सिविल कोर्ट जो होती है वो एडजुडिकेट करती है जितने भी सिविल नेचर के जो मैटर होते हैं, और जिनको एक्सप्रेसिवली और इम्प्लाइडली बार किया जाए बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग फोर्स सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 9 भी सिविल प्रोसीजर कोड का यही बताता है कि अगर कोई मैटर कोर्ट को बार किया जाता है, डिबार किया जाता है, बार किया जाता है तो वो कोर्ट जो है वो एंटरटेन नहीं कर सकती है। ऐसे हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। और जो भी मैटर होंगे सिविल के, तो कोर्ट जो है वो प्राइम फेशिया इंश्योर करती है कि कोर्ट जो है बार नहीं है फॉर टेकिंग एनी कॉग्निजेंस बाय किसी कानून द्वारा या फिर लॉ द्वारा फॉर टाइम बीइंग फोर्स। और कोर्ट के पास एक टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन भी होनी बहुत जरूरी है सिविल प्रोसीजर कोड में। अगर कोई भी सिविल मैटर है, अगर सिविल कोर्ट का अगर कोई टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो वो कोर्ट इसके ऊपर जो है वो एडजुडिकेट नहीं कर सकती है। और कोर्ट के पास पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन भी होनी बहुत जरूरी है। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन मींस कि कोर्ट की एक लिमिट होती है कि इतने अमाउंट का जो मैटर है वो इतने कोर्ट की जो पावर है वो डिसाइड कर सकती है। तो अब एक दिल्ली का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें हाई कोर्ट के पास अब 2 करोड़ का हो गया लिमिट। वो 2 करोड़ से ऊपर के जो लिमिट के मैटर हैं वो सारे के सारे मैटर्स हाई कोर्ट में जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास 3 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के जो मैटर्स हैं वो जाएंगे, और बाकी सीनियर सिविल जज जूनियर डिवीजन जो होंगे वो 3 लाख से जो नीचे के मैटर हैं वो एंटरटेन करेंगे। तो इसी प्रकार टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन होती है हर सिविल कोर्ट्स की, वो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स की होती हैं, अपने अपने में वो करा सकती हैं। और जो अब यहाँ पर बताया गया है कि कॉज ऑफ एक्शन फॉर टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सेक्शन 15 से 20 सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर बताया गया है, और इसके बारे में आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर एक आता है पावर टू ट्रांसफर द सूट। यहाँ पर देखिए, अगर आपने एक किसी सिविल कोर्ट से दूसरी सिविल कोर्ट में ट्रांसफर कराना है तो ये सारी पावर जो होगी वो एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी, और हाई कोर्ट भी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट भी है वो एक हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से दूसरी हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में ट्रांसफर कर सकती है। तो मान लीजिए अगर कोई एक मैटर है वो आपका चल रहा है एक स्टेट में, तो दूसरी स्टेट में अगर आपको ट्रांसफर कराना है तो वो सारी पावर है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। अगर सिमिलरली कोई एक जो स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कराना है तो वो हाई कोर्ट के पास होगी। और अगर आपने डिस्ट्रिक्ट से जो नीचे की जो सिविल कोर्ट्स हैं वहाँ से एक सिविल कोर्ट से दूसरी सिविल कोर्ट में ट्रांसफर कराना है तो वो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होगी। ये सारे प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 22 से लेकर 25 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर बताए हुए हैं। और अब आते हैं फिर इश्यूज क्या होते हैं। ऑर्डर जो 14 और रूल 1 जो है वो बताए गए हैं। इश्यूज एक होते हैं इश्यूज ऑफ द फैक्ट, दूसरा होता है इश्यूज ऑफ द लॉ। तो अगर कोई भी इशू सूट को मतलब मेंटेनेबल है कि नहीं है, सूट अगर चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, तो इसके लिए जैसे कोई लिमिटेशन का हो गया या रेस्ट जुडिकाटा का हो गया, तो ये सब प्रीलिमिनरी इश्यूज आते हैं। तो इसको अगर जब तक कोर्ट जो है वो प्रीलिमिनरी इशू को जब तक डिसाइड नहीं करेगी तभी फिर वो फाइनल जो है इशू को डिसाइड कर सकती है। तो अब ये फ्रेम ऑफ इश्यूज जो हैं वो डिफाइंड है ऑर्डर 2 के अंदर। तो अगर हम इसके ऑर्डर 2 के अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड को अगर हम देखेंगे तो इसमें सारे इश्यूज हैं जो फ्रेम ऑफ इश्यूज है उसके बारे में डिफाइन किया गया है। ऑर्डर 2 सिविल प्रोसीजर कोड का ये बताता है, जो कि कहता है फ्रेम ऑफ इश्यूज। अब यहाँ बताया गया है ऑर्डर 2 रूल 1 कहता है कि जो सूट है वो फ्रेम इस सच मैनर पे किया जाना चाहिए कि जिससे जो ग्राउंड हो, फाइनल डिसीजन जो हो सब्जेक्ट मैटर का हो, वो डिसाइड किया जा सकता है इससे, ताकि एक कोई फर्दर लिटिगेशन जो है वो ना की जा सके। तो इसलिए फ्रेम सूट को इस तरह से फ्रेम पे मतलब इस मैनर पे जो है वो फ्रेम करना चाहिए। और ऑर्डर 2 रूल 2 सब पार्ट 1 ये कहता है कि
जो भी जितने भी सूट्स हैं, तो उसमें जो भी सूट्स हैं उसमें सारा का सारा जो क्लेम है वो जो एंटाइटल्ड होते हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन पे वो जो है वो कर देना चाहिए। अगर प्लेंटिफ अगर कोई रेलिक्विश कर देता है किसी पोर्शन ऑफ क्लेम को, तो वो विद इन दी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट होता है। तो फिर अगर कोई प्लेंटिफ ओमिट कर देता है इंटेंशनली और रेलिक्विश कर देता है, मतलब किसी पोर्शन को छोड़ देता है, तो फिर वो इशू को वो दोबारा से नहीं उठा सकता है। ये ऑर्डर 2 रूल 2 सब पार्ट 2 के अंदर बताया गया है। मान लीजिए उसको कोई क्लेम करना है और कोई पोर्शन जो है वो ओमिट कर देता है, तो ताकि सूट को मतलब ताकि मल्टीफेरियस सूट्स ना बने, मल्टीप्लाई ना हो सके सूट्स को, इसलिए जितना हो सके जो भी हो सके क्लेम वो एक ही सूट पे कर देना चाहिए। स्प्लिटिंग ऑफ जो क्लेम है वो प्रिंसिपल नहीं है, ऑर्डर 2 रूल 2 ये कहता है। और ऑर्डर 2 रूल 2 सब पार्ट 3 जो है वो ये बताता है कि अगर जो पर्सन है वो एंटाइटल्ड है सेवरल रिलीफ्स का और सेम कॉज ऑफ एक्शन में, तो फिर वो जब उसके पास ऑप्शन होती है कि वो या तो वो सेपरेट सूट्स फाइल करे और क्लेम करे ईच रिलीफ, और या फिर सारे रिलीफ्स को कंबाइन करके एक ही सूट में डाल दे। अगर वो ओमिट कर देता है सू करने के लिए और कोई रिलीफ को, तो फिर वो बाद में नहीं सू कर सकता एनी रिलीफ जो उसने ओमिट कर दिया हो, एक्सेप्ट जब तक कोर्ट परमिशंस ना दे तो। अब फिर ऑर्डर 2 जो रूल 3 है वो बताता है जॉइंडर ऑफ वेरियस कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और सेवरल डिफेंडेंट्स जॉइंटली। तो जो जिसमें प्लेंटिफ्स को के कई जो कॉजेज ऑफ एक्शंस हैं और जो जॉइंटली इंटरेस्टेड हैं अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट में, तो कई प्लेंटिफ्स अगर कई कॉजेज ऑफ एक्शन है और सेम जॉइंटली इंटरेस्टेड हैं सेम डिफेंडेंट पे और कई डिफेंडेंट्स हैं, तो वो यूनाइट कर सकते हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम सूट में वो फाइल कर सकते हैं। और अगर डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन अगर जब ज्वाइंट होते हैं, तो फिर वैल्यू ऑफ द सूट जो है वो टोटल सम ऑफ द डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन पर जो है आधारित की जाएगी। और ऑर्डर 2 रूल 4 ये कहता है कि क्लेम्स जो है वो ज्वाइंट टुगेदर किए जा सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी के, और जिसमें क्या होते हैं क्लेम्स ऑफ मेंस प्रॉफिट और एरियल्स ऑफ द रेंट जो है, अगर वो प्रॉपर्टी कोई क्लेम करते हैं तो कोई पार्ट क्लेम करते हैं तो उसमें मेंस प्रॉफिट और एरियल्स ऑफ रेंट भी है वो ज्वाइंट किया जा सकता है। और सिमिलरली जो है क्लेम्स फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जिसमें प्रॉपर्टी और पार्ट जो है वो हेल्ड हो, तो उसमें डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं। ये ऑर्डर 2 रूल 4 के अंदर है। और क्लेम्स वो सारे क्लेम्स जो है सेम कॉज ऑफ एक्शन के अंदर आते हैं, तो वो सारे जो क्लेम्स हैं वो ज्वाइंट किए जा सकते हैं। और अगर कोई दूसरा कोई क्लेम है और कोई दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो इसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत होती है। और ऑर्डर 2 रूल 5 ये कहता है कि जो कि क्लेम्स अगेंस्ट द एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। तो फिर ऑर्डर 2 रूल 6 ये बताता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जो कोई डिले को बचने के लिए, इनकन्वीनियंस और एम्बेरसमेंट और ट्रायल से बचने के लिए कोर्ट जो है एक सेपरेट ट्रायल भी ऑर्डर कर सकता है कि सेपरेट ट्रायल भी के लिए मतलब जो ऑर्डर दे सकता है अगर इसमें डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन होते हैं। और ये भी डायरेक्शन दे सकता है कि और उसमें फिर एक ऑर्डर भी दे सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। और जो भी ऑब्जेक्शंस हैं कि ग्राउंड्स ऑफ मिसजॉइंडर के ऑफ इश्यूज के जितना भी हो सके वो अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी पे किए जाने चाहिए। और अगर वो जॉइंडर ऑफ पार्टीज को अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं रेस करता है कोई अपोनेंट पार्टी, तो फिर इस मतलब कि उसने अपना जो ऑब्जेक्शन है वो वेव्ड कर दिया है। ये सब ऑर्डर 2 रूल 7 के अंदर बता रखा है। अगर ऑर्डर 2 रूल 7 में अगर आप देखेंगे सारा ये डिफाइंड किया हुआ है कि ऑब्जेक्शंस एज टू द मिसजॉइंडर, अगर मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी है कि मान लीजिए कि कहा कि ये तो नेसेसरी पार्टी वो बनाया ही नहीं इसको, तो ऑब्जेक्शन एट द टाइम अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं जब कोई भी अपना रिकॉर्ड करवाते हैं, तो उसी वक्त ही आपको ये इश्यूज उठाने हैं। अगर बाद में सूट खत्म हो जाए फिर बाद में ये इशू उठाएं, तो इस मीन्स आपने वो अपना राइट है वो वेव्ड कर दिया। ये ऑर्डर 2 रूल 7 के अंदर डिफाइंड किया गया। तो ये था इंट्रोडक्टरी का जो पोर्शन के बाद जो था कि प्रीलिमिनरी जो मैटर्स के से संबंधित था, ये पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया है। पार्ट 3 को जानने के लिए, डिस्कस करने के लिए आप इस वीडियो पर बने रहिए, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।